न्यूज 18 इंडिया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को उस वक्त झटका लगा जब हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया। झारखंड में चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जबकि उनकी पार्टी के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद पहुंच गए। और विपक्षी गठबंधन को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बताते हुए वाराणसी और अयोध्या की सीटों पर लोकसभा चुनाव जीतने की चुनौती दे दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसान नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने की मांग करते हुए एक थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस बुला ली गई ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। 2 दिन पहले थाने के अंदर धरना देने के मामले में पुलिस ने कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और इसी वजह से किसानों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। आसपास के गांवों से किसान भी ट्रैक्टर लेकर थाने के बाहर पहुंच गए। हालात बिगड़े तो पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ किसानों को मनाने का सिलसिला। जो तस्वीरें आई उनमें पुलिस के अधिकारी धरने पर बैठे किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनकी किसानों के साथ बहस भी हुई। कल भी आपकी बात का सम्मान किया गया, आज भी आपकी बात का सम्मान करा। मुकदमा लिखा मैंने नहीं लिखाया और किसने लिखा? हमने नहीं लिखाया। देर रात तक किसानों को मनाने की कोशिश होती रही लेकिन लाख समझाने के बाद भी किसान वहां से टस से मस नहीं हुए। धरने पर बैठे किसानों की जिद ये थी कि उनके लोगों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि थाने में धरना देने वाले किसानों से पुलिस ने बदतमीजी की और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भतीजे की बाइक का पुलिस ने चालान काट दिया और इसका पता चलते ही संगठन के कई किसान नेता गंगानगर थाने के अंदर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि विरोध जताने के लिए किसान थाने के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए थे। ट्रैक्टर पर तेज आवाज में म्यूजिक बजा दिया गया था और तो और वहां से आई एक तस्वीर में कुछ किसान नेता दारोगा के ऑफिस के अंदर गद्दे बिछाकर बैठे तक दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत के भतीजे की बाइक छोड़ दी लेकिन थाने के अंदर धरना और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में 30 से 35 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बाइक छूटने के बाद किसान खामोश हो गए थे लेकिन जब उन्हें मुकदमा लिखे जाने की बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उनके साथ अभद्र व्यवहार करा तो उन्होंने बैठ के यहाँ धरना दिया। धरना देने पे उन पर मुकदमे किए गए। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लोग थाने पर जुटने लगे। थाने के बाहर बढ़ी किसानों की भीड़ देखकर अधिकारियों ने थाने के सभी गेट बंद कर दिए। किसान काफी देर तक गेट खोलने की बात करते रहे लेकिन गेट नहीं खुले। इसके बाद किसानों ने थाने के बाहर ही दरियां बिछाकर डेरा डाल दिया। थोड़ी देर में गद्दे और कुर्सियां भी आ गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर बवाल हो गया। आरोप है कि पैसों के विवाद के बाद कुछ लोग टोल कर्मचारियों को कार से टक्कर मारकर भाग निकले। घटना तब हुई जब वो लोग बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से अपनी कार ले जाने पर अड़ गए। इसी बात पर उनकी टोल कर्मचारियों से मारपीट हो गई और आरोप है कि मारपीट से नाराज उन लोगों ने कुछ टोल कर्मचारियों को ही कार से उड़ा दिया। हापुड़ के छिजारसी टोल प्लाजा पर हुई इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें सड़क पर कई टोल कर्मचारी 2 कारों को घेरने के लिए उनकी तरफ दौड़ते नजर आए। उसी सड़क पर सामने की तरफ कुछ ट्रक भी खड़े दिखाई दिए। तभी सफेद और लाल रंग की 2 कारें वहां से भागने की कोशिश करती दिखी लेकिन तब तक टोल कर्मचारियों ने उन दोनों कारों को घेर लिया। इसके बाद लाल रंग की कार ने सड़क पर खड़े कुछ लोगों को उड़ा दिया। टक्कर लगते ही सड़क पर खड़े 2 लोग उछलकर कार के अगले हिस्से पर पहुंच गए और फिर चंद सेकंड में वो दोनों कई मीटर दूर गिरते नजर आए लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे टोल कर्मचारी उस कार पर पाइप से हमला करते रहे लेकिन वो कार वहां से तेजी से निकल गई। हालांकि टोल कर्मचारियों ने दूसरी कार को घेर लिया लेकिन थोड़ी देर के अंदर वो कार भी वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। और पुलिस के मुताबिक इस घटना में 4 टोल कर्मी घायल हो गए। उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। जानकारी के मुताबिक ये पूरी वारदात देर रात करीब 1 बजे हुई। आरोप है कि दिल्ली नंबर की 4 कारों से आए कुछ लोग अपनी गाड़ियों को फ्री में टोल प्लाजा से पास कराने के लिए वहां हंगामा करने लगे और विरोध करने पर उन कारों में सवार करीब 20 लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी।
इसके बाद टोल कर्मचारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई टोल कर्मचारी बवाल करने वाले लोगों के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई उन पर घूंसा चलाता दिखा तो कोई उन्हें थप्पड़ मारता नजर आया। थोड़ी देर तक तो वहां जमकर हंगामा होता रहा, लेकिन बाद में कार सवार लोग वहां से जान बचाकर भाग निकले। आरोप है कि हापुड़ से गाजियाबाद की ओर जा रहे वो लोग अपनी 4 गाड़ियों को बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से ले जाने के लिए कर्मचारियों पर दबाव बना रहे थे। जांच की गई तो देखा गया कि कुछ लोग अपनी गाड़ी को टोल फ्री कराना चाह रहे थे। इसी बात पर उनकी टोल कर्मचारियों के साथ पहले बहस हुई, फिर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी वजह से नाराज उन लोगों ने टोल कर्मचारियों को कार से रौंदने की कोशिश की। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कैलिकट में खूब बवाल हुआ। पुलिस ने वहां प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। यह प्रदर्शन केरल में कांग्रेस के छात्र संगठन KSU और लेफ्ट के छात्र संगठन SFI ने कॉलेज मैनेजमेंट के विरोध में किया, क्योंकि कुछ दिन पहले अयोध्या के राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने पर एक छात्र को निलंबित कर दिया गया था। और पुलिस की लाठियां खाने वाले इन छात्रों ने कॉलेज मैनेजमेंट से उस छात्र का निलंबन वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल इन छात्रों को रोकने के लिए कॉलेज परिसर में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर टूट पड़े। वो पुलिस से भिड़ गए। उनकी पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई। इसके बाद पुलिस ने भी आव देखा न ताव लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने उग्र हो चुके प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई। ये प्रदर्शन केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कैलिकट के परिसर में रात में हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के छात्र संगठन KSU और लेफ्ट के छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर छात्र को निलंबित करने का विरोध किया और कॉलेज मैनेजमेंट से उसका फैसला बदलने की मांग की, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने इससे इनकार कर दिया। NIT कैलिकट के जिस छात्र को निलंबित किया गया था, उसने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वाले छात्रों का विरोध किया था, क्योंकि कॉलेज के उन छात्रों ने राम मंदिर बनने की खुशी में भारत का नक्शा केसरिया रंग से बना दिया था। और इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज परिसर जंग के मैदान जैसा लगने लगा। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग दौड़ते हुए आए और सीधा बैरिकेडिंग पर हमला कर दिया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथ से और कुछ लोगों ने पैरों से बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। वो पूरी ताकत से बैरिकेड पकड़कर खड़े रहे। कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। एक प्रदर्शनकारी तो तिरंगे के रंगों वाला भारत का नक्शा लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि जिस छात्र का निलंबन वापस लेने के लिए ये सारा बवाल हुआ, उसने राम मंदिर की खुशी में भारत का नक्शा केसरिया रंग में बनाने वाले छात्रों का विरोध किया था। और इसी बात पर NIT कैलिकट परिसर में रात में खूब हंगामा हुआ। उधर बड़ी खबर आई लखनऊ से। वहां दिन दहाड़े 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में 3 हमलावरों ने एक महिला, उसके बेटे और देवर को गोलियों से भून दिया। यूपी की राजधानी में ट्रिपल मर्डर की इस घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि मृतक और हमलावर एक ही परिवार से हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी वजह से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और इसी झगड़े में वहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पहले एक महिला और 17 साल के एक लड़के को मौत के घाट उतारा। उसके बाद बीच बचाव करने आए उस लड़के के चाचा को भी गोली मार दी। और दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से वहां दहशत फैल गई। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक CCTV वीडियो भी सामने आया। इसमें हथियार के साथ थार गाड़ी से पहुंचे हमलावरों और उस महिला के बीच घर के दरवाजे पर बहस होती दिखी। बहस के थोड़ी देर बाद हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान हमलावरों ने उस महिला और उसके 17 साल के बेटे पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबा दिया। बताया गया कि गोली सीधे लड़के के सिर में जा लगी। इसके बाद उस लड़के के चाचा और उसकी मां हमलावरों की तरफ झपटे, लेकिन सफेद दाढ़ी वाले हमलावर ने लड़के के चाचा के पेट में गोली मार दी, जिससे वो वहीं ढेर हो गए। इसके बाद नीले रंग का कुर्ता पहने हुए दूसरे हमलावर ने बंदूक अपने हाथों में ली और घर के अंदर भागी उस लड़के की मां को निशाना बनाकर गोली चला दी। यानी करीब 50 सेकंड के अंदर हमलावरों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वारदात को अंजाम देकर बेखौफ हमलावर बड़े ही आराम से वहां से चले गए। लखनऊ के मोहम्मद नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक जमीन को लेकर हमलावरों का लंबे वक्त से उस परिवार के साथ विवाद चल रहा था और उसी के सिलसिले में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि CCTV वीडियो को खंगालने के बाद हमलावरों की पहचान कर ली गई।
पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या लल्लन खान ने की वो उसके भतीजे की पत्नी थी और जमीन को लेकर दोनों के बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था, यानी हमलावर और मृतक एक ही परिवार से हैं। खबरों के मुताबिक लल्लन खान पर अपराध के कई मामले पहले से ही दर्ज। वारदात के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल बंदूक को बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही जिस थार गाड़ी से वो वहां पहुंचे थे उसे भी जब्त कर लिया गया। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों पार्टियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर इकट्ठा हो गए और फिर माहौल गर्माता देखकर दिल्ली पुलिस भी सावधान हो गई, क्योंकि दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बड़ी संख्या में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि दीनदयाल मार्ग पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दफ्तर हैं। इससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। माहौल गर्माता देखकर उसने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस तक ले जाने में पुलिस को अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ा। किसी को खींचकर बस में बिठाया गया तो किसी को उठाकर बस के अंदर डाला गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाने के लिए उमड़ा। हमको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं, चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार करके। इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों शामिल हुए और चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपील की कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से मेयर का चुनाव हो और इसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने नारे लगाए। बैरिकेड के दूसरी तरफ आकर ये लोग बीजेपी के दफ्तर की ओर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ये लोग पुलिस से भिड़ गए। इस प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचे और दिल्ली में एक मंच पर आए। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि चंडीगढ़ में हुआ मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत का भरोसा था। क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या 20 थी, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 14 थी। लेकिन मेयर चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट निरस्त कर दिए गए थे और बीजेपी को 1 सांसद और अकाली दल के पार्षद समेत 16 वोट मिले थे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से थोड़ी दूर प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि कई बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड पर ही खड़े रहे और वहीं खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और अगर ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते तो दिल्ली पुलिस के लिए हालात काबू करना मुश्किल हो जाता। दिल्ली पुलिस ने इसीलिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी हिरासत में लिया गया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी को भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया, इसलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस के कई बड़े अफसर, जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 10 टुकड़ियां तैनात कर दी गई। उधर सीटों के बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी कांग्रेस पर बरस पड़ी। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में बीजेपी को हराने की चुनौती भी दे दी। उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के 800 पन्नों का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया। इसके बाद सरकार इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी। खबर है कि यूसीसी लागू होने के बाद हर समुदाय के लिए एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। इसके साथ ही सभी समुदायों की लड़कियों को भी लड़कों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिल सकेगा। एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी।
मुंबई पुलिस को 6 अलग अलग जगहों पर बम रखे जाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। कुछ संदिग्ध जगहों की तलाशी भी ली गई, लेकिन इस दौरान कहीं से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बाद में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस इसकी जांच में जुट गई। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 5 फरवरी तक भारी बर्फबारी हो सकती है। यानी अगले 3 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते से ही पहाड़ों पर आसमान से जमकर बर्फ गिर रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाके लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सफेद हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का ये सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 3 से 5 फरवरी तक पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में पहाड़ों पर बदलते मौसम के पीछे 3 फरवरी से एक्टिव हो रहे नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को जिम्मेदार बताया। पश्चिमी विक्षोभ तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। ये अक्सर भूमध्य सागर में बनती हैं और वहां से निकलकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत के उत्तरी हिस्से में दाखिल होती हैं। मौसम विभाग का दावा है कि इसी नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। आशंका ये भी जताई गई कि बर्फबारी के साथ साथ कुछ इलाकों में बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों के हालात पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ तो फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि आने वाले 3 दिनों तक आसमान से बर्फ की शक्ल में आफत बरसने का दौर थमने वाला नहीं है। जबकि पिछले कई दिन से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से इन राज्यों के हालात बिगड़ चुके हैं। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में 15 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह मनाली और लाहौल स्पीति में भी 6 इंच से लेकर 12 इंच के बीच बर्फबारी हुई। हालात ये हैं कि राज्य में 6 नेशनल हाईवे समेत 560 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। और तो और भारी बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बिजली की सप्लाई रुक गई। लाहौल स्पीति में तो ठंड और बर्फबारी की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री धाम तक कई इंच बर्फबारी हुई। वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां, पुंछ और बारामूला में बर्फबारी से सब कुछ सफेद हो गया। यही नहीं, वहां के 6 जिलों में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई। मतलब मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। परेशानी यह भी है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में 5 फरवरी तक हल्की से तेज बारिश का भी अनुमान जताया। इसकी वजह से अगले कुछ घंटों में भारत के उत्तरी हिस्से में एक्टिव होने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो वजह है। और इसी वजह से पूरे उत्तर भारत में कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में 5 फरवरी तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया। इसी हफ्ते 31 जनवरी को कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों से आने वाली ये हवाएं बेहद ठंडी होंगी। इसी वजह से ये अनुमान जताया गया कि उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में लोगों से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की गई। उधर पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे 15 नेताओं को जान से मारने की धमकी दे दी। आतंकियों ने इन 15 नेताओं को चेतावनी दी कि वो चुनाव से पहले अपने नाम वापस ले लें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले एक साथ 15 नेताओं को जान से मारने की धमकी मिलने से वहां हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक इनमें कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। हालांकि आतंकियों ने किसी एक पार्टी के नेता को धमकी नहीं दी, बल्कि सूत्रों का दावा है कि आतंकियों की इस लिस्ट में अलग अलग पार्टियों और अलग अलग इलाकों के कई नेता हैं। और इसी के बाद पाकिस्तान की सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आतंकियों की इस लिस्ट में कई ऐसे लोग भी हैं जिन पर पहले भी हमले हो चुके हैं और उन्हें एक बार फिर जान से मारे जाने की धमकी मिल गई। इसी के बाद उन नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आतंकियों ने उन नेताओं को चुनाव न लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया
और ये धमकी दी कि अगर उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस न लिया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पार्किंग के विवाद में कुछ बदमाशों ने 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी और वो उन दोनों लड़कों को तब तक पीटते रहे जब तक वो अधमरे नहीं हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें पहले उन बदमाशों और उनके बीच बातचीत होती दिखाई दी। इसके बाद उनमें एक आदमी आया और एक घर में घुसकर वहां से एक लाठी उठा लाया। उसके पीछे एक दूसरा आदमी भी आया और वो भी वहां से लाठियां ले आया। उसने अपने बाकी साथियों को वो लाठियां दी और उसके बाद तो वो पार्किंग जंग का अखाड़ा बन गई। उन बदमाशों ने उन 2 लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसे में एक लड़का उस घर में जाकर छिप गया जबकि दूसरा लड़का जमीन पर गिर गया। ऐसे में वो सारे बदमाश उस लड़के पर हावी हो गए जिसकी वजह से वो बेसुध हो गया। इसके बाद उस लड़के का साथी उसके पास आया और उसे वहां से उठाकर उस घर के अंदर ले गया। बताया गया कि वो बदमाश वहां एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे, तभी पार्किंग को लेकर उनकी उन 2 लड़कों से कहासुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 5वीं बार समन्स भेजे थे। राजस्थान के पोखरण में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक वायुसेना 17 फरवरी को बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगी। वायु शक्ति नाम की यह ड्रिल हर 3 साल में आयोजित की जाती है। खबर है कि इस बार जंग की तैयारी में वायुसेना के 77 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। इनमें राफाल, सुखोई और जैगुआर समेत कई दूसरे खतरनाक लड़ाकू विमान भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ओडिशा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 68,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री रविवार को असम की यात्रा पर होंगे। वहां करीब 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। उधर ज्ञानवापी के तहखाने में आम लोगों के दर्शन के लिए झरोखा खोल दिया गया। एक दिन पहले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा शुरू हुई थी और करीब 30 साल बाद तहखाने में आरती और मंत्रोच्चार की आवाज गूंजी। और इसके बाद ज्ञानवापी के तहखाने में आम लोगों के दर्शन की व्यवस्था भी कर दी गई। दर्शन के लिए ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच एक झरोखा खोल दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं ने इसी झरोखे से तहखाने में दर्शन किए। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के तहखाने में 5 बार आरती शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले ही वहां 30 साल बाद सुबह की पहली आरती हुई थी। इसमें तहखाने में एक पुजारी मंत्रोच्चार के साथ पूजा करते नजर आए थे और पूजा शुरू होने के बाद वहां आम लोगों के दर्शन की भी व्यवस्था कर दी गई। हालांकि श्रद्धालुओं को तहखाने के अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत नहीं मिली। उन्होंने झरोखे से तहखाने में मौजूद मूर्तियों के दर्शन किए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा का विरोध किया। और ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी बंद का ऐलान कर दिया। यही नहीं, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में भीड़ उमड़ आई। नौबत यह आ गई कि वहां नमाज पढ़ने पहुंचे कई लोगों को वापस भेज दिया गया, क्योंकि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भीड़ उमड़ आई। प्रशासन के मुताबिक 1700 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए। इस वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास लोगों का तांता लग गया। इतने लोग पहुंच गए कि कुछ लोगों को मस्जिद में एंट्री ही नहीं मिली और उन्हें दूसरी जगह नमाज पढ़ने भेज दिया गया। कहा गया कि मतलब मस्जिद भर गई, आगे जाइए। नमाज खत्म होने के बाद भी पूरी सावधानी बरती गई। लोगों को मस्जिद के गेट पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकने दिया गया। लोग बढ़ते नहीं है, अरे मत रहिए, देखिए मत, निकल जाइए। माना जा रहा है कि इस बार जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी पहुंचने वाली भीड़ ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इसी को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। ऐसा लगा कि पूरा इलाका छावनी में बदल गया, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास इतनी तगड़ी सुरक्षा की गई कि परिंदा भी पर न मार पाए। चाहे मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोग हों या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, किसी को भी भीड़ लगाने का मौका नहीं दिया गया। और फालतू ना खड़े होइए यहाँ पर। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में जुमे की नमाज का पहला मौका था, इसलिए प्रशासन ने जमीन से आसमान तक पूरे इलाके पर नजर रखी। जमीन पर वाराणसी पुलिस के जवानों ने नजर गड़ाई तो आसमान पर ड्रोन मंडराया और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास निगरानी की, क्योंकि जुमे की नमाज पर लोगों की भीड़ तो उमड़ी ही, ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बुलाए गए बंद का असर भी नजर आया। कुछ इलाकों में दुकानों पर ताले लगे नजर आए। ये बंद ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में शुरू हुई पूजा के विरोध में बुलाया गया। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक तहखाने में पूजा नहीं हुआ करती थी, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में
30 साल पहले तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और इसीलिए इसे व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं। और इसी मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से राहत नहीं मिली। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी अगले आदेश तक वहां पूजा अर्चना होती रहेगी। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। एनआईए ने तमिलनाडु में श्रीलंका के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तमिलनाडु के कई शहरों में की गई। जाने माने राम कथावाचक राम भद्राचार्य महाराज की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में दिक्कत थी, कुछ टेस्ट किए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में परफ्यूम बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही फैक्ट्री से 32 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया और उनमें ज्यादातर मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि कई मजदूर लापता बताए गए। क्योंकि वहां कुछ ही सेकंड में भयंकर आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। आग की धधकती लपटें खौफ पैदा करती नजर आईं। ऐसा लगा मानो वहां विस्फोट हो गया, क्योंकि काफी दूर से ही भीषण आग और काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। उस फैक्ट्री की सफेद इमारत से निकलते काले धुएं को देखकर दूर खड़े लोगों में भी चीख पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोग तेजी से भागते दिखे, क्योंकि आग फैलने के दौरान फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी, जबकि फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा तो पूरी तरह आग की लपटों में छिप गया। इस दौरान ऐसा लगा जैसे उस फैक्ट्री का नामो निशान मिट गया। वहां आग की वजह से सिर्फ तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और काले धुएं से आसपास का इलाका धुंधला दिखाई दिया। काले बादलों की तरह धुएं ने आसमान को भी ढक दिया। और उस फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में तो दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। शुरुआत में वहां दमकल विभाग की 11 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और वहां बड़ी संख्या में दमकल कर्मी इधर उधर भागते नजर आए। कुछ दमकल कर्मी तो अपनी जान जोखिम में डालकर फैक्ट्री परिसर के अंदर घुस गए और वहां पानी की बौछार करते दिखाई दिए। इस बीच दूसरी गाड़ियों से काफी ऊंचाई से फैक्ट्री की आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पानी की बौछार करते वक्त तो आग और तेजी से धधकती दिखी। ऐसा लगा आग में पानी नहीं बल्कि कोई विस्फोटक डाला जा रहा हो, क्योंकि आग पर काबू पाने के दौरान भी फैक्ट्री में धमाकों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन दमकल कर्मियों ने भी हार नहीं मानी और आग को बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां वो लोग चारों तरफ से पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग की लपटों से निपटना दमकल कर्मियों के लिए मुश्किल हो गया। इसके बाद दूसरे इलाके से वहां दमकल की और गाड़ियों को बुलाया गया और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। वहां गंगा नदी के किनारे क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़कों ने एक भारी भरकम मगरमच्छ को पकड़ लिया। 3 दिन से वहां के गंगा घाटों पर इस मगरमच्छ की वजह से दहशत मची थी। लेकिन घाट किनारे क्रिकेट खेल रहे लड़कों ने इसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। हालांकि इस भारी भरकम और खतरनाक मगरमच्छ को पकड़ना उन लड़कों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि पकड़े जाने के दौरान मगरमच्छ एक बार तो ऐसे झपटा कि लगा हाथों में रस्सी लिए हुए लड़के को दबोच लेगा। मगरमच्छ को पकड़ने वाले लड़कों ने बताया कि नदी में किनारे पर आकर उसने एक कुत्ते को पकड़ रखा था। कुत्ते की आवाज सुनने के बाद वो वहां पहुंचे और मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। करीब 3 घंटे बाद उन लड़कों ने मगरमच्छ को पकड़कर घाट किनारे बने एक मंदिर के पास रख दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। कुछ लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते दिखे तो कुछ लोगों ने मगरमच्छ को लक्ष्मी जी की सवारी मानकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम उसे अपने साथ ले गई। इस बीच बकाया भुगतान के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्र सरकार से बकाया भुगतान की मांग पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में धरने पर बैठ गईं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल का हजारों करोड़ रुपए बकाया है और उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी। झारखंड के पाकुड़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने से पहले ही वहां राहुल गांधी के कई पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए। कांग्रेस ने इसे विरोधी दलों की हरकत बताया। जम्मू कश्मीर के करना इलाके से 5 मरीजों को एयरलिफ्ट कर कुपवाड़ा पहुंचाया गया। भारी बर्फबारी की वजह से सड़क के रास्ते इन मरीजों को ले जाना संभव नहीं था, जिसके बाद प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अस्पताल भेजने का इंतजाम किया। 3 पेशेंट इस वक्त चले गए और एक पेशेंट अभी दूसरी प्रायोरिटी में जाएगा। उधर एक पेट्रोल पंप पर हुए धमाके से अफ्रीकी देश केन्या में दहशत मच गई। वहां की राजधानी नायरोबी में हुए इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि उस पेट्रोल पंप में भयंकर धमाका हो गया।
इसके बाद वहां आग ने ऐसा तांडव मचाया कि जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। उसे देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने वहां मिसाइल दाग दी हो। आग की लपटें और धुएं से घिरे उस पेट्रोल पंप की वजह से पूरा इलाका लाल हो गया और दूर दूर तक सिर्फ आग ही आग नजर आई। इसके बाद दमकल कर्मियों की कई टीमें वहां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। लेकिन वो आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में उनके हाथ पांव फूल गए। कई घंटों तक वो उस आग पर पानी की बौछार करते रहे, जिसके बाद आखिरकार उसे बुझा दिया गया। लेकिन उससे पहले वहां से आग के विकराल रूप की जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखकर वहां रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि वो पेट्रोल पंप अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद उस पेट्रोल पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसी लापरवाही का नतीजा था कि वहां जोरदार ब्लास्ट हो गया। थोड़ी देर में आग पूरे इलाके में फैल गई। भयंकर आग की वजह से वो पेट्रोल पंप पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया गया कि जिस वक्त वहां ब्लास्ट हुआ, कई लोग उस पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे और उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने बताया कि वहां रखे गैस सिलेंडर में जैसे ही धमाका हुआ, आग चारों तरफ फैल गई। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि पिछले 10 साल से अवैध तरीके से उस पेट्रोल पंप को चलाया जा रहा था, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इधर दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस आरके पुरम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह 9:02 पर स्कूल को एक ईमेल मिला जिसमें स्कूल परिसर में 2 बमों के होने की बात कही गई और इसके बाद तो डीपीएस आरके पुरम में खलबली मच गई। वहां बम होने की खबर ने स्कूल के स्टाफ को डरा कर रख दिया और स्कूल में मौजूद बच्चे भी खौफ से भर गए। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कैंपस को फौरन खाली करा लिया गया। इस दौरान बच्चों के परिवारों के लोग भी भागते हुए वहां पहुंच गए और बच्चों को वहां से घर ले जाते नजर आए। इस बीच स्कूल के मेन गेट पर जैसे अफरा तफरी मच गई। हालांकि बम होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उन्होंने स्कूल के एक एक कोने की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस के अलावा बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी स्कूल में मौजूद रही। कुछ भी हमें सस्पिशियस नहीं मिला है और हम अभी इसको मेल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को स्कूल से कोई विस्फोटक या बम नहीं मिला और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इसके लिए ईमेल करने वाले शख्स का आईपी एड्रेस ट्रैक किया गया, क्योंकि ईमेल के जरिए स्कूल में बम होने की जानकारी दी गई थी। इस बीच बिहार में जीतन राम मांझी ने मंत्री पदों के लिए बड़ा दावा किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मांग की कि उनकी पार्टी से कम 2 लोगों को मंत्री बनाया जाए। खबर है कि जल्द ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बिहार की नई सरकार में जीतन राम मांझी की पार्टी HAM भी शामिल है। 5 विधायक हैं, 4 MLA और 1 MLC, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भारत के ऑटो सेक्टर के विकास की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान स्वच्छ ईंधन से चलने वाले वाहनों की संख्या में भारी इजाफे का भी जिक्र किया। आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। उधर झारखंड में सियासी उठापटक के बीच चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए और चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही झारखंड में करीब 36 घंटों से चल रहा सियासी सस्पेंस खत्म हो गया। चंपाई सोरेन के साथ राजभवन में कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बधाई दी। इसके बाद राज्य के बड़े अफसरों ने भी उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। चंपाई सोरेन की गिनती झारखंड के बड़े आदिवासी नेताओं में होती है। उन्होंने सबसे पहले 1991 में सरायकेला से विधानसभा का उपचुनाव जीता था। इसके बाद वो वहां से लगातार 7 बार विधायक चुने गए और हेमंत सोरेन की कैबिनेट में उन्हें दूसरी बार मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब उनके कंधों पर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है। चंपाई सोरेन के शपथ लेते ही उनके गांव में जश्न शुरू हो गया। हालांकि झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद बनी नई सरकार को 10 दिन में बहुमत भी साबित करना होगा। मतलब 10 दिन के अंदर झारखंड की नई सरकार को विधानसभा में बहुमत की परीक्षा पास करनी होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का दावा है कि उनके पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों की संख्या मौजूद है, लेकिन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही गठबंधन सरकार के विधायक चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए।
क्योंकि सूत्रों के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को झारखंड में विधायकों की टूट का डर सता रहा है और इसी वजह से 39 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया गया। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद रांची के सर्किट हाउस में इकट्ठा सभी विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचे विधायकों से रांची छोड़कर हैदराबाद जाने पर मीडिया कर्मियों ने सवाल किए। बिकने वाले नहीं है विधायक, ये विधायकों को की सुरक्षा की बात है। थोड़ी देर बाद रांची एयरपोर्ट पर पहले से ही तैनात एक चार्टर्ड प्लेन में बैठकर सभी ने हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। प्लेन के अंदर बैठे विधायकों का एक वीडियो भी सामने आया। गठबंधन के विधायकों को लेकर रांची से उड़ा चार्टर्ड प्लेन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद बसों में भरकर उन्हें अलग अलग 3 होटल में पहुंचा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन बाद सभी विधायक झारखंड वापस आएंगे और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे और झारखंड विधानसभा में नई सरकार का बहुमत साबित करेंगे। हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार तो बना ली, लेकिन हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गईं। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया और कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एक बार फिर हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। घोटाले पर घोटाले करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के आशा और आकांक्षाओं को धूल धूसरित किया। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने लोकतंत्र की परंपरा पर प्रहार किया और चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। हमारी लोकतंत्र के परंपरा पर बीजेपी का एक और प्रहार है। झारखंड में हुए जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 दिन पहले हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और अब 5 दिनों तक कस्टडी में रखकर उनसे पूछताछ करेगी। उधर मणिशंकर अय्यर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक करने की हमारी हिम्मत है, लेकिन उनके साथ रूबरू बात करने की हिम्मत नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम में रेलवे क्रॉसिंग पर एक गेट बंद नहीं होने की वजह से हड़कंप मच गया, क्योंकि इस दौरान वहां से कई ट्रेनें गुजरी। आरोप है कि वहां तैनात गेटमैन शराब के नशे में था और इसी वजह से रेलवे क्रॉसिंग पर वो गेट को बंद करना भूल गया। बाद में आरोपी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। तो हमने इंसानों को रोका और ऊपर गए तो वो इंसान दारू पी रहा हो। महाराष्ट्र के पुणे में गैंगस्टर शरद मोहोल हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी गणेश मारने समेत एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 जनवरी को शादी की सालगिरह के दिन गैंगस्टर शरद की उसके गिरोह के ही गुर्गों ने बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या में शामिल 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। वहां टैक्स चोरी के एक मामले में 7 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किए गए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और छापा मारने गई पुलिस की टीम भी नोटों का जखीरा देखकर चौंक गई। नोटों से भरा एक ट्रॉली बैग जब खोला गया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बैग से 500 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि गिनना मुश्किल हो गया। पुलिसकर्मी उस ट्रॉली बैग से एक एक कर नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रखते नजर आए। 1 या 2 नहीं बल्कि नोटों की अनगिनत गड्डियों से वो टेबल पूरी तरह ढक गई। एक गड्डी के ऊपर दूसरी गड्डी रखी गई। ऐसा लगा मानो वहां नोटों की गड्डियों की बारिश हो गई। बताया गया कि बड़े पैमाने पर नोटों की गड्डियां एक ही जगह से छापेमारी के दौरान बरामद की गई। नेल्लूर के वेंकटाचलम इलाके में पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों ने वहां के एक दफ्तर में छापेमारी की और 7 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए, क्योंकि पुलिस को वहां उन रुपयों के लेन देन का कोई हिसाब नहीं मिला। इधर दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उनके प्रशंसकों ने तमिलनाडु के कई शहरों में जोरदार जश्न मनाया। विजय दक्षिण भारतीय सिनेमा के बड़े चेहरों में एक माने जाते हैं और जब उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगढ़ वेट्री कड़गम के जरिए राजनीति में उतरने का ऐलान किया तो उनके प्रशंसक खुशी से पागल हो गए। तमिलनाडु के कई जिलों में उनके समर्थकों ने लड्डू बांटे। तेनकाशी में तो उनके समर्थकों ने सड़क से गुजरती बसों और गाड़ियों को रोक रोक कर उनमें बैठे लोगों का मुंह मीठा कराया। इसी तरह तिरुनेलवेली में भी विजय के समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। इस दौरान वो लोग अपने साथ विजय की तस्वीरों वाले झंडे लेकर पहुंचे और उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। विजय के लिए इसी तरह की दीवानगी मदुरई में भी देखने को मिली। वहां उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर के सामने उनकी तस्वीर लेकर जश्न मनाया और पारंपरिक तरीके से नारियल पर कपूर जलाकर विजय की आरती उतारी। इस दौरान उन्होंने केक काटकर जश्न भी मनाया। दूसरी तरफ विजय के राजनीति में आने के फैसले के बाद जयललिता की पार्टी AIADMK ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बता दिया। BJP cannot rename their party as Bharatiya Janata Kalagam. They need a face. That's why this Kalagam in the form of Vijay is there.
हालांकि विजय ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से अपनी शुरुआत करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। उधर यूरोप के देश ग्रीस में शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां की राजधानी एथेंस समेत कई शहरों में हजारों छात्रों ने सड़कों पर उतरकर मार्च किया। लेकिन एथेंस में बवाल तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी छात्रों का एक गुट पुलिस वालों से टकरा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। छात्रों ने पुलिस वालों पर लाल झंडे वाले डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान उन्हें पीछे धकेलने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती दिखी। प्रदर्शनकारी छात्र पूरी ताकत से डंडे चलाते नजर आए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कुछ ही देर में वहां इतने ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ दिए कि छात्र पीछे हटने को मजबूर हो गए। पुलिस की सख्ती की वजह से हालात बेकाबू नहीं हो पाए। हालांकि इस झड़प के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने ग्रीस की संसद के बाहर मार्च किया। वो हाथों में बैनर और झंडे लिए दिखे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये छात्र अपनी सरकार के लाए उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके पास होने पर शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उस बिल के पास होने के बाद ग्रीस में शिक्षा महंगी हो जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खुल गया। भोपाल के एम्स अस्पताल में देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई। इस क्लिनिक में अलग अलग विभागों के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। बताया गया कि वहां प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा होगी। सभी लोग एक जगह पे मिलेंगे तो एक ही जगह पे उनको सारा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में पुलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से करीब 6 किलो सोना और 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। दिल्ली पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 23 लैपटॉप और 28 मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि इस गिरोह से जुड़े लोग विदेशी नागरिकों से ठगी करते थे। इधर हरियाणा के यमुनानगर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। इसके बाद तो 15 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया और गुस्साए लोगों ने नीले रंग का स्वेटर पहने एक आदमी को ईंट के ढेर में धक्का दे दिया। इसके बाद तो उसके ऊपर 4 लोग टूट पड़े। तभी वहां मौजूद दूसरे आदमी को भी 5 लोगों ने घेर लिया और उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इससे पहले कि वो दोनों ही आदमी कुछ समझ पाते, उन लोगों ने वहां से ईंटें उठाई और उनके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। तभी वहां घर के अंदर से एक लड़का हाथ में डंडे लेकर पहुंच गया। इसके साथ ही वहां एक महिला भी पहुंच गई और झड़प रोकने की कोशिश करती नजर आई। लेकिन इसके बाद तो वो लोग और बुरी तरह एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। इस बीच उन्होंने उस महिला को भी धक्का दे दिया और वो लड़का डंडा लेकर उन लोगों के पीछे भागा, लेकिन उन लोगों ने उसका डंडा छीनकर उस पर ही वार कर दिया। हमने इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन के विवाद की वजह से उन दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और वो दोनों आदमी बुरी तरह घायल हो गए। इस बीच संसद की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर बीजेपी के सांसदों ने मेज पीटते हुए हंसना खिलखिलाना शुरू कर दिया। ऐसा तब हुआ जब कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर खुद प्रधानमंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब नहीं। ये तब हुआ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा चल रही थी। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने बीजेपी के प्रचंड बहुमत का जिक्र कर दिया। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुंह से 400 पार का नारा सुनते ही बीजेपी के सांसदों ने शोर मचाना और मेज पीटना शुरू कर दिया। अरे 400 यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बैठे बाकी सीनियर मंत्री भी हंसते हुए दिखे। लेकिन इसके बाद तो अपनी बात पर सफाई देने के चक्कर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बखान कर दिया, क्योंकि जैसे ही उनके 400 पार वाले बयान पर बीजेपी के सांसदों ने खुशी के मारे खिलखिलाना शुरू किया, खड़गे को उनकी चूक का एहसास हो गया और वो बार बार शोर के बीच सफाई देने की कोशिश करते रहे। अरे 400, अरे तुम चुन जाओ सर। लेकिन शोर के बीच उन्हें सफाई देने का मौका काफी देर तक नहीं मिला। कुछ देर बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो देश में मोदी मैजिक की तारीफ कर दी। ये मोदी के कृपांशा है, वो तालियां बजा रहे। खड़गे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के सांसदों का जनाधार नहीं है,
बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के दम पर संसद में पहुंचे हैं। लेकिन इस चक्कर में वो चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लोहा मान बैठे। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं। बाद में बीजेपी ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। इस बीच टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की गई। श्रीनगर में एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले में की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक जानवरों की दवाइयों की आड़ में पंजाब से लाकर शराब की तस्करी की जा रही थी, जबकि बिहार में लंबे वक्त से शराबबंदी लागू है। जो शराब की पेटी बरामद हुई है लगभग 550 के करीब शराब की पेटी है। अमेरिका की सरकार ने भारत को 31 MQ-9 रीपर ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी। इस डील के लिए भारत सरकार करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर इस डील पर मोहर लगी थी। उधर यूरोप के अलग अलग देशों से आए किसानों ने यूरोपीय संसद के सामने खूब बवाल किया। उन किसानों ने वहां आगजनी और हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संसद यूरोप के किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। उनके मुताबिक उनकी दिक्कतों को यूरोपीय संसद ने अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया। और इसी वजह से स्पेन और इटली से आए किसानों ने यूरोपीय संसद के सामने बवाल कर दिया। वहां टायर जलाए गए और खूब हंगामा हुआ। इन किसानों ने इतने टायर जलाए कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सामने काला धुआं फैल गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के बीच पुलिस पर हमला करते रहे। पानी की बौछार से भड़के किसानों ने पुलिस वालों पर पत्थर भी चलाए। कुछ पत्थर तो पुलिस वालों को लगे भी। इस सारे बवाल से पहले बड़ी संख्या में किसान ब्रसेल्स की सड़कों पर उतर आए। इन लोगों के हाथों में बैनर थे। बहुत सारे किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर भी ब्रसेल्स पहुंचे। और ब्रसेल्स पुलिस के मुताबिक एक दिन में वहां 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंच गए। ब्रसेल्स में यह सारा हंगामा तब हुआ जब यूरोपीय संसद में यूक्रेन को आर्थिक मदद देने पर चर्चा होने वाली है। और इसी बात ने किसानों के गुस्से की आग में घी डाल दिया। वो भड़क गए। 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर वो ब्रसेल्स की सड़कों पर आ गए। उन्होंने यूरोपीय संसद के सामने टायरों का ढेर लगाया और फिर उसमें आग लगा दी, पत्थर जलाए और ब्रसेल्स पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए। इन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन बवाल कम नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांस से निकली आग यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंच गई। और किसान उसी समय यूरोपियन संसद के सामने इकट्ठा हो गए जब यूरोपियन संसद में यूक्रेन को आर्थिक मदद देने पर चर्चा होने वाली थी। और इसी बात ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के इन किसानों को भड़का दिया, क्योंकि पानी की बौछार झेल रहे इन किसानों ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संसद यूरोप के किसानों के बारे में नहीं सोच रही। वो इसके एजेंडे से ही गायब हो गए हैं, क्योंकि उन्हें उनकी फसल की सही कीमत नहीं दी गई, टैक्स भी लगाए गए और पर्यावरण से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए, जिससे उनका और नुकसान हुआ। इन किसानों ने यही आरोप लगाते हुए बवाल किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स को जैम कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से सामने आई खबर से लोगों की सांसें थम गई। वहां एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार एक लड़की को भीषण टक्कर मार दी और वो लड़की वहां खड़ी दूसरी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई। क्योंकि उस ट्रक से जोरदार टक्कर लगते ही वो लड़की अपनी मोटरसाइकिल से उछलकर जमीन पर जा गिरी और वहां खड़ी दूसरी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई, जबकि उसकी मोटरसाइकिल को वो ट्रक घसीटता हुआ आगे ले गया। लेकिन इस बीच वो मोटरसाइकिल तेजी से घूम गई और उसका एक पहिया लड़की के ऊपर चढ़ गया। इससे वो लड़की काफी देर तक मोटरसाइकिल और दूसरी गाड़ी के बीच फंसी रही। हालांकि उसने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई। इसके बाद वहां एक आदमी मदद के लिए उसकी तरफ आता दिखाई दिया। बताया गया कि दूसरी गाड़ी की वजह से ही उस लड़की को सामने से आ रहा वो ट्रक दिखाई नहीं दिया और उसने रफ्तार तेज करते हुए अपने दाहिनी तरफ से आगे निकलने की कोशिश की। तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया और वो बुरी तरह घायल हो गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस वालों पर एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे कुछ लोगों को पीटने का आरोप लगा। उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि 4 दिन पहले हुए एक हत्याकांड के बारे में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी बात का विरोध जताने के लिए वो एसपी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उन पर लौटने का दबाव बनाने के लिए उन्हें डराने लगे। इस दौरान कई लोगों पर डंडे भी बरसाए गए। वहां से आए एक वीडियो में कुछ महिला प्रदर्शनकारी एक पुलिसकर्मी से हाथ जोड़कर आगे जाने की अपील करती दिखी। तभी पीछे से आई एक दूसरी महिला पुलिसकर्मी ने उनमें एक महिला को डंडा जड़ दिया।
प्रदर्शन करने वालों के मुताबिक पुलिस वालों ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर बुरी तरह पीटा। पहले तो ट्रैक्टर नहीं आने दिया, फिर पैदल आने लगे तो पुलिस वाले डंडे बजाने लगे। पुलिस की सख्ती के बाद भड़के लोगों ने बीच सड़क पर ही धरना देना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें समझाने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों को आना पड़ा। पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके यहाँ हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया। उनके मुताबिक हत्या को हुए 4 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने न तो एक भी आरोपी से पूछताछ की और न ही उनके बताए किसी भी संदिग्ध को हिरासत में लिया। इसी के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए एसपी ऑफिस के घेराव का फैसला लिया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि उस फैक्ट्री में सुबह करीब 4 बजे आग भड़की और उस वक्त वहां 50 से ज्यादा मजदूर थे और तभी वो फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। मिनटों के अंदर आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री को आग के गोले में बदलने में देर नहीं लगी। वहां लगी आग को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ तेल के कई टैंकरों को फूंक दिया। उस फैक्ट्री से आग के इतने बड़े और भयंकर गोले उठते दिखे जिसे शायद ही कभी किसी ने देखे। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि वहां दमकल की 1-2 नहीं बल्कि कई गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो गया। एक वीडियो में तो पानी का एक टैंकर आग के बड़े बड़े गोलों के आगे खिलौने जैसा दिखा और वो भी कुछ देर में उस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में कहीं गुम हो गया, क्योंकि ज्वालामुखी की तरह धधकती उस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने कई किलोमीटर तक कब्जा जमा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे के दौरान उस फैक्ट्री में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इधर यूपी के गोंडा से एक ऐसी खबर सामने आई जो सुर्खियां बन गई। वहां एक बदमाश ने धारदार हथियार के दम पर एक बैंक से करीब 8.5 लाख रुपए लूट लिए। इसके लिए उसने बाकायदा उस बैंक की रेकी की और इसके बाद वो बदमाश हेलमेट पहनकर उस बैंक में घुसा और धारदार हथियार दिखाकर उस बैंक की कैशियर को धमकाने लगा। इसके बाद उसने उस कैशियर को पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर वो हथियार रख दिया। इस दौरान वो लगातार खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, लेकिन उस बदमाश की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर उस बदमाश ने एक बैग निकाला और उसकी टेबल पर रख दिया। इसके बाद उसने वहां रखा सारा कैश उस बैग में भरवाया और वहां से भाग निकला। उस बदमाश ने महज 15 मिनट में उस बैंक से 8.5 लाख रुपए लूट लिए। हंसिया दिखाकर वहां से कैश अपने झोले में डलवा लिया और बाहर निकलकर बाइक पर अकेला ही वहां से चला गया। बताया गया कि लूटने से पहले उसने उस बैंक की रेकी भी की थी और जब उसे वहां सिर्फ उस कैशियर के होने का पता चला तो वो हथियार लेकर उस बैंक में घुस गया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई बड़े पुलिस अधिकारी वहां पहुंचकर जांच में जुट गए। उधर कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक हाथी 2 लोगों पर हमला करता नजर आया। वो दोनों लोग हाथी के बहुत करीब जाकर सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान उस हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सेल्फी ले रहे दोनों लोगों के पीछे दौड़ लगा दी। इसे देखकर उनकी जान हलक में आ गई। उन दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उस हाथी के हमले से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान भाग रहे एक आदमी ने वहां से गुजर रही एक गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा ताकि वो उस गाड़ी पर बैठकर भाग सके, लेकिन उस गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। इस बीच दूसरा आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद वो हाथी रुका और उस दूसरे आदमी पर हमला कर दिया और उसे कुचलने के लिए अपना एक पैर उठाया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसान नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने की मांग करते हुए एक थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस बुला ली गई ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। 2 दिन पहले थाने के अंदर धरना देने के मामले में पुलिस ने कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और इसी वजह से किसानों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। आसपास के गांवों से किसान भी ट्रैक्टर लेकर थाने के बाहर पहुंच गए। हालात बिगड़े तो पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ किसानों को मनाने का सिलसिला। जो तस्वीरें आई उनमें पुलिस के अधिकारी धरने पर बैठे किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान उनकी किसानों के साथ बहस भी हुई। कल भी आपकी बात का सम्मान किया गया, आज भी आपकी बात का सम्मान करा। मुकदमा लिखा मैंने नहीं लिखाया, हमने नहीं लिखाया। देर रात तक किसानों को मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन लाख समझाने के बाद भी किसान वहां से टस से मस नहीं हुए। धरने पर बैठे किसानों की जिद ये थी कि उनके लोगों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे वापस लिए जाएं।
भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि थाने में धरना देने वाले किसानों से पुलिस ने बदतमीजी की और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए। यह पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भतीजे की बाइक का पुलिस ने चालान काट दिया और इसका पता चलते ही संगठन के कई किसान नेता गंगानगर थाने के अंदर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि विरोध जताने के लिए किसान थाने के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए थे। ट्रैक्टर पर तेज आवाज में म्यूजिक बजा दिया गया था और तो और वहां से आई एक तस्वीर में कुछ किसान नेता दारोगा के ऑफिस के अंदर गद्दे बिछाकर बैठे तक दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने राकेश टिकैत के भतीजे की बाइक छोड़ दी, लेकिन थाने के अंदर धरना और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के आरोप में 30 से 35 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बाइक छूटने के बाद किसान खामोश हो गए थे, लेकिन जब उन्हें मुकदमा लिखे जाने की बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उनके साथ अभद्र व्यवहार करा तो उन्होंने बैठ के यहाँ धरना दिया। धरना देने पे उन पर मुकदमे किए गए। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर लोग थाने पर जुटने लगे। थाने के बाहर बढ़ी किसानों की भीड़ देखकर अधिकारियों ने थाने के सभी गेट बंद कर दिए। किसान काफी देर तक गेट खोलने की बात करते रहे, लेकिन गेट नहीं खुले। इसके बाद किसानों ने थाने के बाहर ही दरियां बिछाकर डेरा डाल दिया। थोड़ी देर में गद्दे और कुर्सियां भी आ गई। बीच केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कैलिकट में खूब बवाल हुआ। पुलिस ने वहां प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। यह प्रदर्शन केरल में कांग्रेस के छात्र संगठन KSU और लेफ्ट के छात्र संगठन SFI ने कॉलेज मैनेजमेंट के विरोध में किया, क्योंकि कुछ दिन पहले अयोध्या के राम मंदिर में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने पर एक छात्र को निलंबित कर दिया गया था। और पुलिस की लाठियां खाने वाले इन छात्रों ने कॉलेज मैनेजमेंट से उस छात्र का निलंबन वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल इन छात्रों को रोकने के लिए कॉलेज परिसर में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर टूट पड़े। वो पुलिस से भिड़ गए। उनकी पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई। इसके बाद पुलिस ने भी आव देखा न ताव लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस ने उग्र हो चुके प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई। ये प्रदर्शन केरल के इंजीनियरिंग कॉलेज NIT कैलिकट के परिसर में रात में हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के छात्र संगठन KSU और लेफ्ट के छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने पर छात्र को निलंबित करने का विरोध किया और कॉलेज मैनेजमेंट से उसका फैसला बदलने की मांग की, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने इससे इनकार कर दिया। NIT कैलिकट के जिस छात्र को निलंबित किया गया था, उसने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाने वाले छात्रों का विरोध किया था, क्योंकि कॉलेज के उन छात्रों ने राम मंदिर बनने की खुशी में भारत का नक्शा केसरिया रंग से बना दिया था। और इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज परिसर जंग के मैदान जैसा लगने लगा। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग दौड़ते हुए आए और सीधा बैरिकेडिंग पर हमला कर दिया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथ से और कुछ लोगों ने पैरों से बैरिकेड गिराने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ खड़े पुलिस वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। वो पूरी ताकत से बैरिकेड पकड़कर खड़े रहे। कुछ पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। एक प्रदर्शनकारी तो तिरंगे के रंगों वाला भारत का नक्शा लेकर खड़ा हो गया, क्योंकि जिस छात्र का निलंबन वापस लेने के लिए ये सारा बवाल हुआ, उसने राम मंदिर की खुशी में भारत का नक्शा केसरिया रंग में बनाने वाले छात्रों का विरोध किया था। और इसी बात पर NIT कैलिकट परिसर में रात में खूब हंगामा हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और BJP ने एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने दोनों पार्टियों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लेकिन BJP और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर इकट्ठा हो गए और फिर माहौल गर्माता देखकर दिल्ली पुलिस भी सावधान हो गई, क्योंकि दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बड़ी संख्या में BJP और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता पहुंच गए और प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि दीनदयाल मार्ग पर ही BJP और आम आदमी पार्टी दोनों के दफ्तर हैं। इससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। माहौल गर्माता देखकर उसने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की भी हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बस तक ले जाने में पुलिस को अच्छा खासा पसीना बहाना पड़ा। किसी को खींचकर बस में बिठाया गया तो किसी को उठाकर बस के अंदर डाला गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाने के लिए उमड़ा। हमको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं, चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार करके। इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों शामिल हुए और चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपील की कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से मेयर का चुनाव हो।
और इसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस से प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। उन्होंने नारे लगाए। बैरिकेड के दूसरी तरफ आकर ये लोग बीजेपी के दफ्तर की ओर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ये लोग पुलिस से भिड़ गए। इस प्रदर्शन में केजरीवाल और भगवंत मान भी पहुंचे और दिल्ली में एक मंच पर आए। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच उन्होंने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, क्योंकि चंडीगढ़ में हुआ मेयर का चुनाव बीजेपी जीत गई, जबकि आम आदमी पार्टी को जीत का भरोसा था। क्योंकि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे और दोनों पार्टियों के पार्षदों की संख्या 20 थी, जबकि बीजेपी के पार्षदों की संख्या 14 थी। लेकिन मेयर चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट निरस्त कर दिए गए थे और बीजेपी को 1 सांसद और अकाली दल के पार्षद समेत 16 वोट मिले थे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाया और दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से थोड़ी दूर प्रदर्शन किया और बैरिकेड पर चढ़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि कई बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड पर ही खड़े रहे और वहीं खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए। इन लोगों की संख्या अच्छी खासी थी और अगर ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच जाते तो दिल्ली पुलिस के लिए हालात काबू करना मुश्किल हो जाता। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक हाथी 2 लोगों पर हमला करता नजर आया। वो दोनों हाथी के बहुत करीब जाकर सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान उस हाथी को गुस्सा आ गया और उसने सेल्फी ले रहे दोनों लोगों के पीछे दौड़ लगा दी। इसे देखकर उनकी जान हलक में आ गई। उन दोनों ने पूरी ताकत लगाकर उस हाथी के हमले से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान भाग रहे एक आदमी ने वहां से गुजर रही एक गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा ताकि वो उस गाड़ी पर बैठकर भाग सके, लेकिन उस गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। इस बीच दूसरा आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद वो हाथी रुका और उस दूसरे आदमी पर हमला कर दिया और उसे कुचलने के लिए अपना एक पैर उठाया, लेकिन वो हाथी उस दूसरे आदमी को कुचल नहीं पाया क्योंकि वो आदमी समय रहते ही हाथी के पैर से दूर चला गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। इसके बाद वो हाथी सड़क की दूसरी तरफ चलता गया, तब जाकर उन दोनों की जान में जान आई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में वहां की सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया। राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों लोग नए आर्थिक सुधारों के विरोध में प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन के दौरान उनकी भिड़ंत सुरक्षा में तैनात जवानों से हो गई और उसकी वजह से वहां बवाल मच गया, क्योंकि मिनट भर के अंदर वो सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। क्योंकि एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी थे जो गुस्से से आग बबूला नजर आए और दूसरी तरफ सैकड़ों पुलिस वाले। उनकी आंखों में ये साफ दिख रहा था कि वो किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। वहां से आए वीडियो में सैकड़ों लोग सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। इनमें कई महिलाएं भी थी और जब यह हंगामा बढ़ा तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से उठाना शुरू कर दिया। 3 तरफ से पुलिस वाले मोटी मोटी शील्ड लेकर उन पर मानो चढ़ से पड़े। इससे हुआ यह कि वो प्रदर्शनकारी दबने लगे। इस दौरान उन पुलिस वालों ने तो कई प्रदर्शनकारियों को कुचल तक दिया। इसके बाद तो उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों का पारा ऐसा चढ़ा कि वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उनमें एक प्रदर्शनकारी तो दौड़ कर गई और सीधा पुलिस वालों से टकरा गई और फिर तो ऐसा लगा जैसे वहां जंग का ऐलान हो गया हो। इसके बाद तमाम प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से उलझ पड़े। वो लोग पूरी ताकत से पुलिस वालों को पीछे धकेलने में जुट गए और लोग इतने थे कि पुलिस वालों से संभाले नहीं संभले। वो सब पुलिस वालों को धकेलने में अपनी पूरी ताकत आजमाने लगे। इसका असर यह हुआ कि पुलिस वालों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी और जब ऐसा हुआ तो पुलिस वालों ने सबसे आगे खड़े प्रदर्शनकारियों की आंखों में केमिकल स्प्रे का छिड़काव कर दिया। Estamos en esta movilización, concentración multisectorial para rechazar de plano. उस स्प्रे की वजह से कई लोगों की आंखें जलने लगी। उनमें कई लोग तो वहीं बैठ गए और हिल तक नहीं पाए। इसके बाद उनके साथियों ने उन्हें वहां से उठाया और उनकी आंखों में पानी छिड़का, तब जाकर उन्हें राहत मिली। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार जिन नए आर्थिक सुधार करने की तैयारी में है उनसे अर्जेंटीना में महंगाई बढ़ सकती है, जबकि पहले से ही वहां जरूरी सामान के दाम अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। इसी वजह से वहां के लोग इन नए आर्थिक सुधारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, क्योंकि वहां के लोगों का आरोप है कि अगर एक बार ये नया बिल पास हो गया तो अर्जेंटीना में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही आ जाएगी। मतलब वहां पूरी ताकत अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के हाथों में सिमट कर रह जाएगी।
और इसी बात से वहां के लोग भड़क उठे, क्योंकि अर्जेंटीना की सरकार के इस प्रस्ताव के बाद वहां की सरकारी संस्थाओं का निजीकरण आसानी से किया जा सकेगा। यहां तक कि वहां की तेल कंपनियों की कमान भी निजी हाथों में सौंपने का रास्ता साफ हो जाएगा और ये फैसले लेने की ताकत पूरी तरह से वहां के राष्ट्रपति के हाथों में होगी। इसी वजह से वहां के लोग इस नए बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कि उनका आरोप है कि अगर सरकार इसे लाने में कामयाब हो गई तो ना तो वहां नौकरियां बचेंगी और ना ही लोकतंत्र। और इसी का विरोध करने के लिए अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति हेवियर मिलेई अर्जेंटीना को बेचने पर तुले हुए हैं और इस बिल के जरिए वो पूरी ताकत संसद से छीनकर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। इसके साथ ही दावा किया गया कि वहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। पंजाब के तरन तारण में सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी ड्रोन के साथ आधा किलो हेरोइन बरामद की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन को आते देखा। इसके बाद उस ड्रोन का पीछा कर ड्रग्स भेजने की साजिश नाकाम कर दी गई। मुंबई के नजदीक ठाणे के भाईंदर में एक घर में रखे सिलेंडर में धमाके के बाद आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। इस हादसे में एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक चलती कार में आग लग गई। इसके बाद कार में सवार 5 लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हादसे में वो कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आए सैलाब ने वहां तबाही मचा दी। नदियों का पानी तटबंधों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। उसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। पिछले एक हफ्ते से जारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ में डूब गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरों में वहां सड़कों पर नदी का पानी बहता नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए। इसकी वजह से वहां की सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गई, क्योंकि नदी का पानी अपने किनारों को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ गया। पानी का तेज बहाव देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ बहा लेने पर आमादा हो। वहां से आई एक तस्वीर में एक घर में पानी भरा दिखाई दिया और वहां रहने वाले बाल्टी और टब की मदद से उस पानी को बाहर निकालते नजर आए। उस घर के हर कोने में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि एक एक कर उस घर का सारा सामान पानी में भीग गया। ऐसे में उन लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। बताया गया कि कई दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से वहां के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई एक वारदात ने लोगों को दहशत से भर दिया। वहां पैसों के विवाद में 2 बदमाशों ने कारोबारी को उसकी दुकान में घुसकर गोली मार दी और सरेआम हुई गोलीबारी से वहां दहशत मच गई, क्योंकि बड़ी ही आसानी से उन दोनों बदमाशों ने उस कारोबारी पर गोलियों की बौछार कर दी। इस वारदात को अंजाम देने से पहले वो उस दुकान में घुसते नजर आए। इस दौरान उनमें सफेद जैकेट पहना एक बदमाश उस दुकान के अंदर दाखिल हुआ और उसका साथी दुकान के बाहर सीढ़ियों में खड़े होकर इंतजार करता रहा। इस दौरान वो अपनी बंदूक बाहर निकालता नजर आया और कुछ ही मिनटों में सफेद जैकेट पहना वो बदमाश उस कारोबारी पर फायरिंग कर बाहर आ गया। इसके बाद वो दोनों बदमाश तेजी से भाग निकले। इस वारदात में वो कारोबारी बुरी तरह घायल हो गया। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को लगाया गया है। बताया गया कि कुछ लोगों ने हार्डवेयर की उस दुकान से कुछ सामान खरीदने के बाद पैसे नहीं चुकाए थे और इसी वजह से उस कारोबारी और उन लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि उधार मांगने पर उस कारोबारी पर फायरिंग कर दी गई। उधर राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूरी कर दिया गया। राजस्थान के सभी स्कूलों में 15 फरवरी से रोजाना 15 मिनट सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाएगा। राज्य के शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से 10:45 तक इसका आयोजन होगा। पटना हाईकोर्ट की बिल्डिंग से एक वकील ने छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि बीच में छज्जा आ जाने की वजह से उस वकील की जान बच गई। बताया गया कि वो हाईकोर्ट में चल रहे एक केस को लेकर मानसिक तनाव में था। हैदराबाद में एक आदमी ने मुख्यमंत्री आवास के सामने एक ऑटो में आग लगा दी। वो आदमी तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना का विरोध कर रहा था और अपना विरोध जताने के लिए उसने ऑटो में आग लगा दी। राजस्थान के कोटा में आपसी विवाद में कोर्ट परिसर में ही कुछ वकीलों के बीच मारपीट हो गई। आरोप है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर एक महिला वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे वकील की पिटाई की। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराया। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए एक हादसे का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी पर अचानक एक ऊंट गिरता नजर आया। हादसे के बाद गाड़ी के मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया। हादसा समंदर के किनारे हुआ।
और वो गाड़ी समंदर किनारे खड़े एक ऊंट से जाकर भिड़ गई। इसकी वजह से वो ऊंट जमीन पर गिर गया। बताया गया कि उस आदमी और उसके बेटे ने पर्यटकों से पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी खरीदी थी और उसी गाड़ी में वो 2 लोगों को रायगढ़ के अलीबाग बीच पर घुमा रहे थे। इस दौरान उस गाड़ी की रफ्तार बढ़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो वहां खड़ी एक महिला से टकराते टकराते बच गई। लेकिन उस महिला को बचाने के चक्कर में वो गाड़ी सामने खड़े उस ऊंट में जाकर टकरा गई और वो ऊंट गिर गया। इसके बाद वो ऊंट फिर से खड़ा हुआ और इधर उधर भागता दिखाई दिया। इस दौरान उस पर एक महिला सवार थी जिसकी जान उस हादसे की वजह से खतरे में पड़ गई। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस गाड़ी के मालिक यानी उस आदमी और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फकीरों के लिए खोटी चवन्नी फेंकते रहिए, फकीरों के लिए खोटी चवन्नी फेंकते रहिए, दुआ की आंच पर अपने पराठे सेकते रहिए। 100 बात की एक बात कही विनय ने, तड़प इंसान दिखने की मगर परहेज खतरों से, गधों के बीच छिपना है अगर तो रेखते रहिए। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।